नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेहद बड़ी जानकारी यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आप केस के शुरुआत में ही मात्र एक एप्लीकेशन को कोर्ट में लगाकर, चाहे सामने वाली पार्टी कितने भी सबूत अपने पास लेकर बैठी हो, चाहे मेरिट्स ऑफ द केस यानी कि जिसके ऊपर केस बना है, जिन पॉइंट्सों के ऊपर वो उनके फेवर में जा रहा हो, तब भी अगर आप कुछ पॉइंट्स को अगर ध्यान देते हैं तो केस की स्टार्टिंग में ही पूरे केस को डिसमिस करा सकते हैं, पूरे केस को खारिज करा सकते हैं। और यह चीज मैं नहीं बोल रहा, बल्कि आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मात्र 10 से 12 दिन पुरानी जजमेंट भी क्लियर करूंगा। इससे अलावा आपको इसी टॉपिक पर जो लैंडमार्क जजमेंट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पास कर चुके हैं उसके बारे में भी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ कानून की किताबों में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में दी जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें, अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर हम नहीं आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको जो कानून के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं वो क्लियर कर दूं, जहां पर आपको वो सभी स्थितियां बताई गई हैं जिसके तहत आप किसी भी सिविल केस को केस की स्टार्टिंग में ही खारिज करवा सकते हैं। वहां पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो ही मैं अब आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऑर्डर 7 है, रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यह बात करता है उन सिचुएशंस के बारे में जहां पर सीधा केस को डिसमिस कराया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन पर मैं पहले भी वीडियो ला चुका हूं, पर आज यहां पर यह पूरा प्रोविजन आपको क्लियर करूंगा, माने कि वो सभी पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिससे पूरा केस डिसमिस हो जाता है। इसके अलावा किसी भी एविडेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, केस के मेरिट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कोर्ट आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करके केस को खारिज कर देता है। अब एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ए दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये 5 से 7 पॉइंट होते हैं जो बताते हैं किस किस कंडीशन में केस खारिज हो जाता है। अब इसका सब क्लोज ए देखिएगा दोस्तों, देखिए ये बताता है कि जब कोई प्लेंट डाली गई है यानी कि कोर्ट में केस डाला गया है, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया। अब दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, कॉज ऑफ एक्शन होता है कि कोर्ट के अंदर जो आप ये एक्शन ले रहे हैं, ये जो आप केस डाल रहे हैं, इसके पीछे का कॉज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप वो वैलिड कारण वहां पर नहीं दिखाते तो यह माना जाता है कि प्लेंट के अंदर, केस के अंदर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है और बेवजह क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए यह केस फाइल किया गया। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप एक ड्राफ्टिंग कराएं, एक अच्छे एडवोकेट से ड्राफ्टिंग कराएं ताकि वो सभी नेसेसरी पॉइंट वहां पर मेंशन करें। अब देखिए, कई बार होता है, एग्जांपल से समझाऊं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। देखिए, मेरी प्रॉपर्टी पर आकर किसी ने कब्जा कर लिया। अब मेरी प्रॉपर्टी पर जब किसी ने कब्जा किया तो शुरुआत में तो मैंने कोई एक्शन वहां पर नहीं लिया, जबकि मेरा कॉज ऑफ एक्शन उसी दिन से बन जाता है जिस दिन इलीगली तरीके से मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो रहा है। वो मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है कि मैं इस चीज के लिए कोर्ट से रेमेडी मांग सकता हूं। अब अगर मैं वहां पर कॉज ऑफ एक्शन होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेता और अपनी मन मर्जी से 20 साल 30 साल 50 साल बार उठकर बोलता हूं कि इन्होंने तो अभी कब्जा किया है, मेरा कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल अभी बना है, तो वो प्लेंट झुठला दी जाएगी, वो झूठी मानी जाएगी, क्योंकि जब मेरा पहले कॉज ऑफ एक्शन बना था उस समय मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो बेसिकली केस के अंदर वैलिड कॉज ऑफ एक्शन दिखाना पड़ता है। अब इसी के सब क्लोज बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा
सब क्लोज बी बोलता है कि देखिए, जब कोर्ट में जो क्लेम करा है, कोर्ट में जो रिलीफ मांगा गया है, वो अंडर वैल्यू दिखाया गया। अब अंडर वैल्यू से क्या मतलब है? देखिए, कई बार देखा जाता है लोग क्या चालाकी करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू कई लाखों करोड़ों में होती है, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अब यहां पर वो उसे अंडर वैल्यू दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। प्रॉपर वैल्यूएशन उस प्लेंट के अंदर मेंशन नहीं करते। तो अपोजिट पार्टी के पास ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज बी में पावर है कि वो कोर्ट को यह चीज दिखा सकती है कि प्रॉपर यहां पर वैल्यू नहीं मेंशन की गई, और कोर्ट उसके बाद दूसरी पार्टी को वार्निंग देता है कि इतने समय के भीतर आप प्रॉपर वैल्यूएशन लगाओ। अगर वो इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कर रहे तो उनकी प्लेंट कोर्ट डिसमिस कर देता है। यह रेमेडी भी यहां पर आपको इस प्रोविजन में दी जाती है। अब इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी कहता है कि देखिए, जब जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की गई है वो तो प्रॉपरली की गई है, पर जो कोर्ट में स्टैंप लगानी थी, कोर्ट फीस देनी थी, वो प्रॉपरली नहीं दी गई। यानी कि दोस्तों, कोर्ट के सामने वैल्यू तो सही बताई थी किसी भी चीज में कि मान लेते हैं 1 करोड़ है और 1 करोड़ ही बताइए प्रॉपर्टी की वैल्यू, पर उसके हिसाब से जो कोर्ट फीस दी जाती है वो कम दी गई है। ऐसी कंडीशन में अपोजिट पार्टी को सिर्फ यही पॉइंट एनालाइज कराना है कि प्रॉपर वैल्यूएशन यहां पर कोर्ट के सामने दिखाकर अंडर वैल्यू केस कर दिया गया है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप पेपर्स नहीं लगाए गए। तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को एक वार्निंग जरूर देगी, और इसके बावजूद भी वो अगर वहां पर नहीं कर पाते केस को, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर उनका केस सीधा डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों यह बात करता है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी की। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है सब क्लोज डी, जो बात करता है कि अगर किसी कानून के अंदर किसी चीज को बाढ़ किया गया है, उसको बंद किया गया है, उसको इलीगल बताया गया है, तो उस चीज के लिए भी केस दाखिल नहीं किया जा सकता। देखिएगा डिस्प्ले पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जब कोई सूट, जब कोई केस कानून के तहत बाढ़ कर दिया गया। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 ध्यान से देखें तो वो बताता है कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस सेक्शन में केस नहीं डाला जा सकता। सेक्शन 6 होता है सूट फॉर प्रोजेशन, कब्जा पाने के लिए, और सेक्शन 6 पर्टिकुलर यूज करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आपको समय सीमा दी गई है 12 साल, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर, और अगर आप 12 साल से एक्सीड उनको कर देते हैं तो यहां पर बार्ड बाय लॉ माना गया है कि इसके बाद आप अपना केस वहां पर नहीं कर सकते। तो अगर कानून में किसी चीज को अवैध बताया है, बाढ़ कराया और उससे रिलेटेड आप केस डाल रहे हैं, तो ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी कहता है कि इस तरीके के केस की सुनवाई नहीं होगी और उस केस को सीधा डिसमिस कराया जा सकता है। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि अगर आप कोर्ट में जो केस अपना डाल रहे हैं वो डुप्लीकेट कॉपी में अगर प्रोवाइड नहीं कराया, मैं आपको बता देता हूं, जब कभी भी कोई केस तैयार होता है तो एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि दो कॉपी वहां पर होती है, 2 कॉपी कोर्ट को देनी पड़ती है। कारण क्या होता है, केसेस लंबे समय तक चलते हैं, इसी बीच दूसरी कॉपी डैमेज हो जाए तो जो एक कॉपी और है उसके थ्रू उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर यहां पर एडवोकेट केवल एक कॉपी दे रहा है और कोर्ट ने उसको कहा भी कि भाई आप दूसरी कॉपी भी प्रोवाइड कराओ, और इसके बावजूद भी कहने पर वो नहीं मान रहा, तो ऐसी कंडीशन में प्लेंट को वहां पर केस को डिसमिस कराया जा सकता है। और यह पर्टिकुलर प्रोविजन इसी बारे में बात करता है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है इस प्रोविजन का, वो कहता है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, कि अगर वहां पर ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर जो कानून बताया है, प्रोविजंस बताए हैं, प्लेंट के अंदर अगर उसको नहीं फॉलो किया गया, वो क्या कहता है वो भी डिस्प्ले पर आपको दिखा देता हूं। देखिए, जब कभी भी किसी दूसरी पार्टी को कोर्ट से समन कराए जाते हैं, दूसरी पार्टी को कोर्ट से नोटिस कराए जाते हैं, तो 2 कॉपी उसकी जाएंगी। एक आपके एडवोकेट साहब खुद भेजते हैं, जिसे आप कई बार कहते हैं कि दस्ती हो गई, दस्ती के ऑर्डर हो गए। दूसरा कोर्ट की तरफ से कराया जाता है। तो यहां पर यह रूल होता है जो फॉलो करना अनिवार्य है। अगर ऐसी कंडीशन में फॉलो नहीं किया जा रहा और दूसरी पार्टी यानी कि जिसने केस डाला है वो इसका बेनिफिट उठा रही है, तो दूसरी पार्टी कह सकती है हमें यहां पर 2 कॉपी रिसीव नहीं हुई, जो यहां पर ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रोविजन उनको फॉलो नहीं किया गया, और वहां पर केस को डिसमिस भी करवाया जा सकता है। यह मैंने आपको कुछ बेसिक प्रोविजन क्लियर किए, जहां पर मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर आप उसी एप्लीकेशन के बिहाफ बहस कराएं अपने एडवोकेट साहब से और पूरा का पूरा केस डिसमिस करा दें। अब यहां पर हो सकता है इतनी जानकारी आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ भी नया आपको यहां पर ना मिला, पर अब मैं कुछ ऐसी बड़ी जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूं जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं
कि अगर अपनी पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा दी तो कोर्ट यहां पर केस के एविडेंस में नहीं जाएगा। क्या एविडेंस क्या कह रहे हैं, कोर्ट मेरिट पर नहीं जाएगा कि केस की सिचुएशन क्या बता रही है, केवल 7/11 की एप्लीकेशन के बिहाफ से ही उस केस को डिसाइड करना होगा कि क्या वहां वो केस खारिज होने योग्य है, क्या उस केस की सुनवाई होने योग्य है। यानी कि मात्र एक ही एप्लीकेशन लगाकर आप पूरा का पूरा केस अपने अंडर ले सकते हैं, चाहे एविडेंस कुछ भी बोल रहे हो केस के अंदर मेरिट्स कुछ भी बता रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्कस मैं आपको क्लियर करा दूं। ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था कमला एंड अदर वर्सेस केटे ईश्वरा एस एंड अदर। साल 2008 की ये जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 12 SCC 661। यहां पर देखिएगा कोर्ट ने यही कहा था कि देखिए अगर 7/11 की एप्लीकेशन लगाई जाती है पर्टिकुलरली क्लोज्ड यानी कि रूल ऑफ लॉ, जब किसी कानून के तहत किसी चीज को बाढ़ किया गया है, तो वहां पर क्या देखना होगा, ओनली द अवर्मेंट्स इन द प्लेंट, यानी कि जो केस के अंदर अवर्मेंट्स हैं, आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं, केवल उन्हीं को देखना होगा। ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कोई भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा और नो अमाउंट ऑफ एविडेंस कैन बी लुक्ड इन, यानी कि किसी भी एविडेंस को नहीं देखा जाएगा कि क्या बोल रहे हैं एविडेंस, ना ही जो उस केस के मेरिट्स हैं उनको देखना होगा। केवल और केवल जो प्लेंट के अंदर जो केस बनाकर कोर्ट में डाला है उसके अंदर जो अवर्मेंट्स हैं, उसके अंदर जो एलिगेशन है, उनके बिहाफ से उस केस को वहां पर आगे डिसाइड किया जाएगा जब कभी भी 7/11 की एप्लीकेशन हो। मतलब कि एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि मेरिट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके एडवोकेट साहब 7/11 से उसमें डिसमिस कराने के लिए आगे आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से एक दूसरी जजमेंट थी, वो भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। यह साल 2022 की जजमेंट है। अब देखिएगा यहां पर कहा कि अगर कोई 7/11 की रेमेडी लेना चाहता है ना कोर्ट से, तो वो इंडिपेंडेंट और स्पेशल रेमेडी है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि सीधा झटके में केस को ही डिसमिस कर सकती है और वहां पर जो केस में रिकॉर्डेड एविडेंस है या फिर जिन एविडेंस को वहां पर लगाया गया है उनको भी प्रॉपरली वहां पर देखने की जरूरत नहीं है, उनको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर 7/11 की एप्लीकेशन लग रही है तो एविडेंस और मेरिट का कोई स्पेशल रोल वहां पर नहीं रह जाता। अब ये 2020 की जजमेंट है। अब मैं आपको 31 नवंबर साल 2023 यानी कि मात्र 14 दिन पुरानी जजमेंट दिखाऊं जो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर बात कर रही है, ताकि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो लेटेस्ट जजमेंट भी आपके पास मौजूद हो। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल अब आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल था एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस अशोक विद्यार्थी एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका SLP यानी कि स्पेशल लीव अपील नंबर देखिएगा 19465 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है 30 नवंबर साल 2023। मात्र 14 दिन पुरानी जजमेंट लाया। अब इस जजमेंट में क्या क्लैरिफाई किया गया था, यह चीज मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर एक बार, देखिएगा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नो अमाउंट ऑफ एविडेंस यानी कि कोई एविडेंस नहीं देखा जाएगा और मेरिट ऑफ द कंट्रोवर्सी, कि जो कंट्रोवर्सी है, लड़ाई झगड़ा है, वो मेरिट क्या कह रहे हैं केस के, कुड बी एग्जामिन, उनको एग्जामिन ही नहीं किया जाएगा एट द स्टेज ऑफ डिसाइडिंग रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, जब 7/11 में उस केस को क्या रिजेक्ट किया जाए नहीं, इस चीज को डिसाइड किया जा रहा हो। यहां पर यह कहा गया था हमारी ऑनरेबल जस्टिस की जो बेंच है विक्रमनाथ एंड राजेश बिंदल, यानी कि दोस्तों अगर 7/11 से आप प्रोसीड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ना एविडेंस दूसरी पार्टी के काम आएंगे, ना केस के मेरिट। कई बार कहते हैं ना सर देखो केस तो साफ बता रहे हैं हमारे फेवर में आएगा, जी नहीं, कोई केस का मेरिट काम नहीं आएगा अगर जो मैंने ऑर्डर 7 रूल 11 में 6 पॉइंट आपको बताए वो आपका फेवर कर रहे हैं। अब वो आपका फेवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके एडवोकेट साहब आपको बेटर बता पाएंगे। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए रोजाना लाता रहूं।